हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी कुशल मंगल होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी का एएन यूपीएससी एकेडमी अवधूत नगरी यूपीएससी एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एकेडमी एक ऐसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी प्रकार के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम द हिंदू के सेशन को आज शुरू करने वाले हैं और यहाँ पर हमारे एकेडमी में डेली करंट अफेयर्स, वीकली टेस्ट सीरीज, डिस्कशन क्लासेस और भी काफी चीजें हैं जो यहाँ पर उपलब्ध है। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन इस यहाँ पर डिटेल में दे दी गई है, या फिर हमारे टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को ज्वाइन करके। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने दिया हुआ है और अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज डेट है 16 नवंबर 2020 और हम द हिंदू के आर्टिकल्स प्लस एडिटोरियल को यहां पर कवर करेंगे। देखिए, पेज नंबर 1 पर जो आपका आर्टिकल आया है उसमें क्या बताया गया है कि जो मेगा ट्रेड है, सबसे बड़ा जो मेगा ट्रेड ब्लॉक है जिसे आरसीईपी जो कहा जाता है, उसके बारे में उसका टेक ऑफ हो चुका है, मतलब उसके बारे में वो साइंड हो चुका है। यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। उसे साइन किया जा चुका है। कब साइन किया गया है? संडे को साइन किया गया, ऐसे यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखिए ये क्या है। आरसीईपी का मीन्स है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। एक ऐसा फीचर्स है, मतलब यानी कि कह सकते हो, या इसकी फुल फॉर्म जो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। कई देश मिलकर एक साथ इसमें काम कर रहे हैं, तो उसी को एक आरसीईपी का नाम दिया गया है। और उसमें क्या है, इसके बारे में जो साइंड हुआ था, जो एग्रीमेंट साइन किया गया, वो संडे को किया गया। इसमें आरसीईपी के जो मेंबर्स हैं उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, इस प्रकार कई देश शामिल है। इनके साथ चाइना, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। लगभग बात की जाए तो इन देशों का पूरे ऑल ओवर ग्लोबल, मतलब वैश्विक रूप से देखें तो 30% जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन है। और ये भी बताया जा रहा है इसमें कि ये जो आरसीईपी है ये क्या क्या इंक्लूड करता है। इसमें जो भी ट्रेड है सामान का, उनसे संबंधित, उनकी सर्विसेज, उनकी प्रॉपर्टी, ई कॉमर्स से संबंधित या टेलीकम्युनिकेशन चीजों से संबंधित, या फिर छोटे और मोटे जो इंटरप्राइजेज होते हैं उस टाइप के, या फिर कोई दूसरे इनसे संबंधित इशू है, तो उन सबको ये देखता है, या वे सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। तीसरा जो लार्जेस्ट इकोनॉमिक है, ठीक है, तीसरे जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन द पैक्ट, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। जो तीसरा आपका सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमिक है वो क्या है? चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है। वो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पहली बार पार्ट है। अब देखिए एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये क्या है एक्चुअली? इसमें इंडिया शामिल नहीं है। इंडिया शामिल क्यों नहीं है? एक्चुअली इंडिया ने सोचा कि भाई अगर मैं इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन अप करता हूं, इसे ज्वाइन करता हूं, तो हमें चीजों को, मतलब हमारी चीजें जो है वो बाहर कम जाएगी, लेकिन बाहर से यहाँ पर हमारे देश में चीजें काफी आएंगी, तो इससे हमारे को नुकसान होगा, इससे हमें नुकसान होगा। तो इसलिए उसने इसे ज्वाइन नहीं किया। जब ज्वाइन नहीं किया तो इसके लिए ये भी बात हो गई कि भाई जो इंडिया है इससे 4 नवंबर 2019 से इससे बाहर निकल गया था, ठीक है, क्योंकि वो अपना नेगोशिएशन इसमें फेल हो गया, या उसकी नेगोशिएशन जो है यहाँ पर फेल हो गई, एड्रेस करने में कंट्री के इश्यू को एड्रेस नहीं कर पाया, या उनके कंसर्न को एड्रेस नहीं कर पाया, इसलिए इससे बाहर निकल गया था। तो उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसे फिर से इसे रिजॉइन करना पड़ेगा, फिर से इसमें शामिल होना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पर बताई गई है आरसीईपी के बारे में। अगला देखिए, अगले पेज पर हम बढ़ते हैं, सॉरी इसी पेज पर अगला जो आर्टिकल है हमारा वो है वर्स्ट एयर क्वालिटी ऑन दीपावली इन 4th ईयर। देखिए जिस चीज का डर था, वो डर क्या था कि भाई हमारी एयर क्वालिटी जो है या पोल्यूशन जो है वो कम रहे, दिवाली पे कंट्रोल हो जाए, इसके लिए क्रैकर्स को भी बैन किया गया, काफी सारी चीजें की गई, गवर्नमेंट ने भी स्टेप्स उठाए, ठीक है। ऑड इवन का दिल्ली में मतलब गाड़ियों के लिए शेड्यूल जारी किया गया कि आज और गाड़ियां चलेगी, कल इवन चलेगी, इस टाइप से। लेकिन फिर भी इनका कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आपकी दीपावली के ऊपर जो एयर क्वालिटी देखा गया वो सबसे बेकार देखा गया पिछले 4 सालों में। पिछले 4 सालों में सबसे बेकार दीपावली के ऊपर एयर क्वालिटी को वहां पर देखा गया है। ये चीज यहाँ पर बताया गया है,
ठीक है। तो देखिए ये डाटा सीपीसीबी ने जारी किया है, ठीक है, और AQI क्या है ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो दिल्ली की कैटेगरी एयर पोल्यूशन की वो सीवर कैटेगरी में पहुंच चुकी है। तो ये हम चीजें अभी थोड़ी देर में वापस डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी से संबंधित एक और आर्टिकल आया हुआ है पेज नंबर 3 पर, जो कि यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, तो इससे पहले हम ये थोड़ा सा ये देख लेते हैं सौमित्रा चटर्जी के बारे में। ये क्या है, एक एक्टर है, इनसे संबंधित एक आर्टिकल और आया है। ठीक है, इसमें क्या है, ये एक्टर है और सबसे इंडिया के टॉलेस्ट एक्टर है, वो उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, और 85 साल की एज में उनकी डेथ हुई है, यहाँ पर ये बताया गया है। और वो लगभग 1 महीने से वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट थे, और 6 अक्टूबर से कहा जा रहा है, लगभग 6 अक्टूबर से वो वहां पर अपने लाइफ के लिए जो है संघर्ष कर रहे थे, और अब उनकी डेथ हो चुकी है। और ये इसके बारे में हम और डीपली पढ़ेंगे, थोड़े लास्ट में देखेंगे, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये सुमित्रा चटर्जी कौन है, ये सारी चीजें। अब देखते जो मैं आर्टिकल की आपकी बात कर रहा था दीपावली के ऊपर एयर क्वालिटी को लेकर। देखिए यहाँ पर भी पेज नंबर 3 पर यही टॉपिक दे रखा है, पोस्ट दीपावली एयर क्वालिटी, ठीक है, हिट्स सीवर कैटेगरी। सीवर कैटेगरी क्या होती है, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सीवर कैटेगरी क्या है। एक ऐसी कैटेगरी जो कि बहुत ही डेंजरस होती है, एयर पोल्यूशन की कैटेगरी होती है ये, और ये हमारे लिए बहुत ही घातक होती है। तो अब आइए हम देखते हैं एक एक करके इन एयर क्वालिटी को, ये क्या है क्या नहीं है, उन चीजों को हम फिर से समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो एयर क्वालिटी के बारे में जानते हैं। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये इंडिया में जारी हुआ था, लॉन्च हुआ था 17 सितंबर 2014 को। याद रखिए 17 सितंबर 2014 को इंडिया में लॉन्च हुआ था दिल्ली के अंदर, और किसके अंडर में, स्वच्छ भारत अभियान के तहत। किसके द्वारा किया गया था ये, एनवायरमेंटल मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा, जो कि हमारे पर्यावरणीय मंत्री है। ठीक है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स है मेनली 8 चीजों को मतलब यानी कि मेजर करता है, मैक्सिमम इन 8 पोल्यूटेंट्स को देखता है कि इनकी मात्रा कितनी है, जिसमें कि आपके PM10, PM2.5, NOT, SO2, CO, ठीक है, O3, NH3, मतलब ये क्या है, ये आपके लीड हो गया, अमोनिया हो गया, ओजोन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस डाइऑक्साइड हो गए, और PM2.5 और PM10, ये सब क्या है आपके पोल्यूटेंट्स है। तो इनके मतलब यानी कि कितनी मात्रा है हवा में, इनके बारे में मेजरमेंट करता है आपका AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, मैंने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है मेजर करता है क्वालिटी ऑफ एयर, हवा की क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को, कि ये जो गैसेस है हवा में कितने डिसॉल्व है, कितने घुले हुए हैं। ठीक है, और इस घुलल मतलब यानी कि इस कैटेगरी को, ये जो यहाँ पर बताया गया है एयर को, एयर में ये मिक्स हो रहे हैं गैसेस, तो उनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक, ठीक है, एयर क्वालिटी को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो 6 कैटेगरी कौन कौन सी है, एक तो आपकी गुड, एक सेटिस्फैक्ट्री, एक मॉडरेट, एक पुअर, ठीक है, जस्ट ए मिनट, एक पुअर हो गई, एक वेरी पुअर हो गई, एक सीवर कैटेगरी हो गई। तो ये कैटेगरी दे रखी है यहाँ पर आपके एयर क्वालिटी का, कि ये जो एयर क्वालिटी की कैटेगरी होती है, गुड होती है, एक सेटिस्फैक्ट्री होती है, एक मॉडरेट होती है, एक पुअर होती है, एक वेरी पुअर होती है, एक सीवर कैटेगरी होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सीवर जो कैटेगरी है ये सबसे लास्ट की है, मतलब सबसे डेंजरस है। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई थी कि जो इंडिया की, जो दिल्ली की कैटेगरी है, वो दिल्ली के जो एयर पोल्यूशन है वो सीवर कैटेगरी में एंटर कर चुका है, मीन्स सबसे डेंजरस जो उसका कैटेगरी है उसमें वो जा चुका है, एंट्री ले चुका है। तो इसी के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स कैटेगरी जो मैंने बताया, जैसे गुड, गुड कब होता है, जब सूचकांक पे जो वैल्यू आए 0 to 50 आए, ठीक है, और अगर मान लीजिए 51 to 100 आएगा तो वो सेटिस्फैक्ट्री की कैटेगरी में आएगा। मॉडरेट कैटेगरी में कब होगा, जब 101 से लेके 200 तक होगा, ठीक है, और पुअर कैटेगरी में कब होगा, जो कि 201 से लेके 300 तक, 201 से लेके 300 तक होगा। वेरी पुअर कैटेगरी कौन सी होगी, जो कि 301 से लेके 400 तक होगा। देखिए अब सीवर कैटेगरी जो कि 401 से लेके 500 तक, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस, और इसी की बात करी जा रही थी अभी थोड़ी देर पहले। देखिए अब इनके बारे में थोड़ा सा और, गुड में है मिनिमल इंपैक्ट, मतलब कोई ना के बराबर प्रभाव। सेटिस्फैक्ट्री में क्या होता है, माइनर ब्रेथिंग डिफिकल्टीज, थोड़ी बहुत सांस लेने में मतलब लोगों को दिक्कत आ जाती है। मॉडरेटली में क्या होता है, लंग डिसीज जिसे होते हैं, जैसे अस्थमा हो गया, ठीक है, इस प्रकार के लोगों को ज्यादातर सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, ठीक है, या फिर हार्ट संबंधी जिसे बीमारी होती है चिल्ड्रन को या ओल्डर एडल्ट को, तो उनमें सांस लेने की बीमारी आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। पुअर कैटेगरी में क्या होता है,
पुअर कैटेगरी में एक्चुअली होता है कि ब्रीथिंग डिफिकल्टीज जो है वो बढ़ जाती है और लोगों को ये सहन नहीं हो पाती, उनके लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। वेरी पुअर में क्या हो जाता है, जो इलनेस है उनकी बीमारी और बढ़ जाती है, और फिर उसके बाद जो लंग या हार्ट संबंधी जो भी आपके बीमारियां हैं वो उनपे और हावी हो जाती है। सीवर कैटेगरी बताया सबसे डेंजरस है, सबसे डेंजरस है तो सीरियस हेल्थ इशू, यहां तक कि इसमें मौत भी हो सकती है, ठीक है, और काफी ज्यादा सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, उनकी श्वसन अभिक्रिया जो है स्लो हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की दिक्कत आ जाती है। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है कि ये कैटेगरी होती है और इस कैटेगरी में ये प्रॉब्लम हो सकती है उत्पन्न, तो ये सारी चीजें आपको देखना है। अब देखिए AQI इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट अभी मैंने बताया ना, एयर पोल्यूशन के लेवल को चेक करने के लिए भाई लोगों में इसके लिए अवेयरनेस जारी करने के लिए AQI इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें पता तो लगे कि हम कितने पोल्यूटेंट को मतलब नहीं कि कितना एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, कितने प्रदूषित कर रहे हैं, उसका नुकसान क्या है, इसके लिए AQI जरूरी है। आप देखिए इसके बाद अगली बात आती है कि इससे एयर पोल्यूशन से किसे रिस्क सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा रिस्क अभी मैंने बात की जिसे लंग से संबंधित बीमारी होती है, जैसे कि अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंचिटिस, और या फिर जो आपका होता है इफाइसेमा होता है, ठीक है, और बच्चों में, टीनेजर्स में भी होता है ये बीमारी। और एक चीज और बताया गया है, जो लोग बाहर एक्सरसाइज करते हैं या बाहर आउटडोर में काम करते हैं उनमें भी ये बीमारी फैलने का ज्यादा डर रहता है, या फिर इस प्रकार के इश्यू देखने को ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। और एक चीज और बताया गया कि सम हेल्थी पीपल आर मोर सेंसिटिव टू ओजोन, और जो ज्यादा हेल्थी होते हैं, ठीक है, या मतलब सॉरी ज्यादा हेल्थी कह रहा हूँ, जो कुछ हेल्थी पीपल होते हैं ना वो ओजोन के प्रति काफी सेंसिटिव होते हैं, तो उनमें ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आज हमने समझा कि AQI क्या है, ठीक है, AQI कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, उस मिनिस्ट्री में किस मंत्री का नाम जो था जिसने शुरू किया उनका नाम क्या है, AQI का इफेक्ट क्या है, उसकी कैटेगरी कौन कौन सी है, 8 मेजर पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, और उन कैटेगरी का एयर क्वालिटी की जो कैटेगरी है उनका इंपैक्ट क्या पड़ता है, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है और इंपॉर्टेंट क्यों है, और इन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, ये सारी चीजें आज हमने यहाँ पर कवर की AQI से संबंधित। तो मेरे हिसाब से क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर किसी को भी कोई इश्यू है तो आप लोग कमेंट बॉक्स, मतलब कमेंट बॉक्स कह रहा हूं, यहाँ पर आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। पेज नंबर 9 पर बढ़ते हैं अब हम। पेज नंबर 9 पर हमारे लिए एक आर्टिकल आ जाता है, पाक यूज्ड हैवी वेपन्स। पाक ने मतलब भारी वेपन्स का यूज किया है आर्मी के खिलाफ, तो यहाँ पर ये चीजें बताई गई, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ गया LOC। गाइस देखिए LOC इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि LOC और LAC क्या होता है, यहाँ पर बात हो रही है LOC की, तो आपको पता होना चाहिए LOC में क्या अंतर है और LAC में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं LOC। देखिए अब पहले तो हम मैप में चलते हैं, मैप में आपके सामने ये मैप है, इंडिया का मैप है, इसमें देखिए ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन जिसके जिसके सारे खींची, तो ये तो है आपकी LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि पाकिस्तान से इंडिया को अलग करता है एक तरह से, ठीक है। और ये जो है आपका चाइना को भारत से अलग करता है, तो ये आपका LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो दूसरी टेरिटरी को, चाइना की टेरिटरी को हमारे इंडिया से अलग कर रहा है उसे कहते हैं LAC। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि LOC जो है लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, ठीक है, जहां पर काफी ज्यादा एक्टिविटीज होती रहती है, जैसे फायरिंग हो गई या फेस टू फेस इंटरेक्शंस हो गए, ठीक है, इस टाइप की, और यहाँ पर मिलिट्री के द्वारा डेमोक्रेटेड किया जाता है। और सबसे मेन ये बाउंड्री को सेपरेट करती है, इंडियन के बाउंड्री को सेपरेट करती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो ये एरिया है पाकिस्तान के द्वारा कब्जा लिया गया है, इस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, ये बताया गया है। और जो LOC का जो एरिया है आपका 776 किलोमीटर लंबा है, ये जो टोटल इसकी लेंथ बताई गई है 776 किलोमीटर लंबाई बताई गई है इसमें। LAC क्या है, अब LAC मैंने बताया किसी भी टेरिटरी को हम मतलब यानी कि चाइना की टेरिटरी को हमारे देश की टेरिटरी से ही अलग करता है, तो कह सकते हो एक बाउंड्री हो गई चाइना और इंडिया के बीच में, ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। और फिर उसके बाद जो ये टेरिटरी होती है, जैसे मान लीजिए ये चाइना की हो गई और इधर इंडिया हो गया, तो इनमें जो सेना खड़ी होती है ना लगभग 50 से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर खड़ी रहती है, ये बताया गया है यहाँ पर इसमें,
ठीक है, तो ये हमने देखा कि LAC क्या है और LOC क्या है, दोनों चीजें क्लियर हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो एरिया हो गया हमारा LOC का हो गया, और जो इधर वाला एरिया हो गया ये हमारा LAC का हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। इसी पेज पर एक आर्टिकल आया है कि अरुणाचल रिकॉर्ड्स बेस्ट सेक्स रेशो, मणिपुर द वर्स्ट। इसमें देखिए सेक्स रेशो की बात चल रही है, लिंग अनुपात की बात चल रही है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो सबसे बेस्ट है। कैसे बेस्ट है? क्योंकि आपको पता है पहले तो लिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं। इसके लिए जैसे कि कहा जाता है कि 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां पैदा हुई, तो उसी को आप सेक्स रेशो या फिर लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश का जो है इसमें बेस्ट रिकॉर्ड है। कैसे है? 1000 लड़कों पर वहां पर 1084 लड़कियां पैदा हुई हैं, मतलब जो कि ज्यादा ही है, तो सबसे बेस्ट है। और सबसे अगर खराब की बात करें तो वो है मणिपुर में, वो है मणिपुर में आपका सबसे बेकार है। और अगर दूसरे की बात करें, ठीक है, तो वहां पर देखिए नागालैंड में 965 है, मिजोरम में 964 है, केरला में 963 है, कर्नाटका में 957 है, मणिपुर में 757 है, और फिर उसके बाद लक्षद्वीप में 839 है, दमन द्वीप में 877 है, पंजाब में 896 है, गुजरात में 897 है, और जो आपका मणिपुर बताया गया है, मणिपुर देखिए कितना है, 757। दिख रहा है ना? ये देखो सबसे कम खराब है। अगर सबसे खराब का पूछा जाए तो आपका मणिपुर आता है, और सबसे बेस्ट का पूछा जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। मणिपुर में आपका 757 है और अरुणाचल प्रदेश में आपका 1084 है। ये चीज याद रखें आप लोग, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया है। आगे पेज नंबर 6 पर एडिटोरियल जो रह गया था, अब एडिटोरियल हमारे इंपॉर्टेंट आ गए, आर्टिकल्स हमारे फिनिश हो चुके हैं। अब पेज नंबर 6 से हम एडिटोरियल को कवर करेंगे। यहां से एडिटोरियल में आया है प्रोटेक्ट आवर रिपब्लिक माय लॉर्ड्स। देखिए मैंने आप सबको अर्नब का मैंने एक केस बताया था, जो कि पहले तो रिपब्लिक टीवी, कौन है अर्नब? जो अर्नब आपके हैं मिस्टर अर्नब गोस्वामी, वो रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर है। ठीक है, ये भी बताया मैंने आप लोगों को। तो पहले तो इन्होंने टेलीविजन का स्कैम किया, अभी उनका ये मामला चल रहा था, लेकिन अभी इन्होंने 2 साल पहले इनके ऊपर एक और केस चला था, उसी केस से संबंधित डेली आर्टिकल्स और न्यूज आ रहे हैं, और यहां पर उसी चीज के बारे में बात चल रही है। ठीक है, जो आपका टेलीविजन स्कैम का टीआरपी वाला स्कैम का जो मैटर था वो खत्म हो चुका है, लगभग डिस्क्लोज हो चुका है। बात हो रही है यहाँ पर क्या हुआ, एक मतलब एक पर्सनैलिटी थी जिनका जो नाम था, आप कह सकते हो उनका नाम था अन्वय नायक। अन्वय नायक क्या थे? अन्वय नायक जो थे, ये आपका मतलब यानी कि जैसे कोई काम करते थे, तो इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने अर्नब स्वामी के लिए और 3 लोग के लिए इन्होंने काम किया, मतलब और भी कई लोग थे जिनके लिए इन्होंने काम किया है। तो इनके ऊपर इन्होंने क्या किया, जैसे लास्ट में सुसाइड कर लिया, इनकी मदर ने भी सुसाइड कर लिया। ठीक है, और सुसाइड कर लिया तो फिर उसके बाद इस सुसाइडल नोट इन्होंने लिखा, और सुसाइडल नोट में इन्होंने क्या किया, जो अर्नब गोस्वामी थे उनका नाम और प्लस 2 कैंडिडेट का नाम और लिख दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई ये 3 लोग हैं जिनके लिए मैं मतलब सुसाइड कर रहा हूं, इन्होंने मेरे कर्जे इतने पेमेंट है इतनी, और उन्होंने उस पेमेंट को रोक रखी है और मुझे पेमेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो लगभग वो पेमेंट कितने की थी आपकी, 83 लाख की पेमेंट थी, 83 लाख की पेमेंट थी। ठीक है, जो कि मतलब इनके चैनल ने उन्हें नहीं दिया। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, तो फिर उनके खिलाफ जब इन्होंने सुसाइड कर लिया तो अन्वय नाइक ने, तो इनके बाद अर्नब गोस्वामी पर केस चल गया। ठीक है, और सुसाइड का केस चला, और वही केस आजकल मुद्दा बना हुआ है, इसमें इन्हें बेल भी मिल गई है। ठीक है, पहले अरेस्ट हुए फिर बेल मिल गई, तो इसी की चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, वही सारी डिटेल यहाँ पर बताई जा रही है। तो और कुछ नहीं है इस एडिटोरियल में, तो ये पूरे केस का मैटर है कि इस पूरे केस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, तो जो मेन चीजें थी मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया कि ये मैटर पूरा क्या है। ठीक है, तो 2 साल पहले का केस था ये, 2018 के केस था, जिसमें ये आत्महत्या के बारे में इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि इन्होंने आत्महत्या करने के लिए उन्हें उकसाया है या इनकी वजह से उनकी मौत हुई है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट में देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये मैटर, ये एडिटोरियल हमारे यहाँ पर क्लियर होता है। अगले एडिटोरियल की तरफ हम चलते हैं। अगला जो एडिटोरियल है इसमें देखिए, ये भी क्या है, कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या है।
यूएस प्रोग्रेसिव इन द क्रॉस हियर, पूरा ये न्यूज का मैंने यहाँ पर कटिंग चिपका दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है एक्चुअली, आपको पता है ट्रम्प जी जो है वहां पर हार चुके हैं, मिस्टर ट्रम्प जो है वहां पर हार चुके हैं, और किसकी जीत हुई है, जोए बाइडेन की, ठीक है। अब जोए बाइडेन की सरकार आई है, जनवरी में वो अपना ओथ लेंगे, शपथ लेंगे और फिर अपने सीट ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें देखिए, तो यहाँ पर बताया गया जो यूएस प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, तो उनका क्रॉस शेयर का मतलब यहाँ पर क्या है, कई देशों के साथ संबंध है, ठीक है। किसी के साथ हमारे अच्छे हैं तो किसी के साथ बुरे हैं, तो इसी में यूएस की भी बात चल रही है। मान लीजिए अब यूएस में जैसे एक हम चाइना को लेते हैं, ठीक है, एक ईरान को लेते हैं और एक रशिया को लेते हैं। तो ये तीन देशों की यहाँ पर बात चल रही है कि भाई जो यूएस का जो बिडेन साहब का था, देखिए ट्रंप के तो चाइना के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन बिडेन जो है वो चाइना के खिलाफ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे अब यूएस का जो है रिलेशन चाइना के साथ तो अच्छा होगा, जो कि हमारे लिए काफी डेंजरस है, ठीक है, हमारे लिए काफी डेंजरस है, यहाँ पर ये बात कही जा रही है। और एक ईरान की बात कही जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ईरान में क्या था पहले, जैसे कि ट्रंप के होने के कारण हम लोग यहाँ से इनके साथ, ईरान के साथ हमारा रिलेशन नहीं बन पा रहा था सही से, ठीक है। और ईरान हमें क्या करता है, मैक्सिमम हमें क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, ठीक है। और उसके कारण हमारा जो रिलेशन है इसके साथ स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ट्रंप जो है, मिस्टर ट्रंप, वो इनके खिलाफ थे, ठीक है, उनकी सरकार इसके खिलाफ थी। तो अब क्या हुआ, अब सरकार चेंज हो गई, अब जोए बिडेन आ गए हैं, ठीक है। तो जोए बिडेन आ गए हैं तो वो इनके खिलाफ है नहीं, तो हमारे लिए तो फायदा हो गया कि भाई चलो ठीक है, अब इनकी सरकार चेंज हो गई तो हम इनके साथ मिलकर अब काम कर सकते हैं। पहले ये काम हम नहीं कर सकते थे, अगर करते तो वो हम यूएस के खिलाफ चले जाते, ठीक है। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया। लेकिन इंडिया का यहाँ पर चाइना के साथ यूएस का मिलना, ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, ठीक है। और फिर एक रशिया की बात करें, रशिया क्या करता है, आपका डिफेंस संबंधी विपन सप्लाई करता है, ठीक है, मिसाइल विसाइल हो गई इस टाइप की वो सप्लाई करता है डिफेंस संबंधित। तो यहाँ पर हमारे रिलेशन इसके साथ अच्छे हैं, लेकिन जो, और ये भी बताया जा रहा है ट्रंप का भी सही था, लेकिन जो यहाँ बिडेन साहब है, ठीक है, इनके रिलेशन इनके साथ काफी खराब है, ठीक है। ये रशिया को अपना दुश्मन मानते हैं, ठीक है, और ये इसके साथ इसका रिलेशन जो बहुत बेकार है। अगर बेकार है तो आप सोच सकते हैं ये हमारे लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खराब बात है। तो इस टाइप यही सारी चीजें कि भाई मतलब किसी के साथ अच्छा हो रहा है, किसी के साथ सही हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो ये जो क्रॉसिंग हो रही है इसी को क्रॉस एयर यहाँ पर बताया गया है। इस पूरे आर्टिकल में, एडिटोरियल में यही सारी चीजें बताई गई है कि जो मतलब किसी देश के साथ कनेक्शन हो रहा है, अगर किसी देश के साथ हम लिंक बना रहे हैं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो ये भी एडिटोरियल हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। आज के लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल थे वो सब यही थे। अब हम चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा न्यूज की तरफ, आर्टिकल्स की तरफ, जिसमें क्या है आपका, सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको सौमित्रा चटर्जी के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो एक हमारी बहुत ही महान पर्सनैलिटी थी जिनकी मौत हो चुकी है 85 की एज में, जिनका जन्म 1935 में हुआ था, 2020 में इनकी मौत हो गई। इंडियन फिल्म एक्टर थे ये, ठीक है, और बहुत ही लंबे थे। इन्होंने ऑस्कर विनिंग अवार्ड भी जीता है, ऑस्कर का अवार्ड भी जीता है, ठीक है। और जिनके डायरेक्टर जो है, फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत राय जी थे, और जो कि लगभग 14 फिल्मों में काम कर चुके हैं। अवार्ड्स की बात की जाए तो एक अवार्ड मैंने आपको ऑस्कर अवार्ड बता ही दिया, ठीक है। और 1900 इन्हें एक दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड है जो कि हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा के लिए, ये भी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है 1998 में, बंगाली थिएटर में जब एक एक्टर के रूप में ये काम कर रहे थे, ठीक है। और इन्हें ये किसके द्वारा दिया गया था, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया गया था, जो कि इंडिया का नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक डांस ड्रामा का है। और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है 2004 के अंदर। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इन्हें अवार्ड मिले हैं, और काफी हमारी ये महान पर्सनैलिटी थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, और इनकी मौत हो चुकी है 85 की एज में। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ। अगले टॉपिक की तरफ, आर्टिकल की तरफ चलते हैं। बिरसा मुंडा, ये बिरसा मुंडा कौन है, ये एक्चुअली है क्या, आपको बता दूं 15 नवंबर को, जो कि मतलब यानी कल का था, इनकी एक जयंती थी, ठीक है। बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो इसी पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र साहब ने मतलब यानी कि इन लोगों को याद किया है, ठीक है, ट्रिब्यूट्स पेड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, बिरसा मुंडा क्या है, पहले तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। बिरसा मुंडा एक इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, जिनका जन्म जो है 1875 में हुआ था,
ठीक है, और मृत्यु 1900 में हो गई थी, 25 साल की एज में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये मुंडा ट्राइब से संबंधित थे। ठीक है, इन्होंने जो मतलब यानी कि जो ट्राइबल थे उनके हेड भी थे कहे जा सकते हो, और इन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी को अरोज करने का काम किया था 19th सेंचुरी में, जो कि अब झारखंड में। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे मतलब इन्होंने क्या किया, इनका मेन कंसंट्रेशन जो था मुंडा बेल्ट, कुंती के मुंडा बेल्ट का था। ठीक है, वहां पर इनका मेन या ज्यादातर जो रिवॉल्ट हुए थे वहीं से हुआ, और इनका एक स्लोगन था अंग्रेजों की थ्रेटन के लिए, अबुआ राज सेतर जाना, महारानी राज टुंडू जाना। ठीक है, तो इसमें क्या है मतलब यानी कि लेट द किंगडम ऑफ द क्वीन बी एंडेड, कि महारानी का राज्य जो है खत्म हो रहा है और अवर किंगडम भी स्टैब्लिश, कि हमारा राज्य जो है वो शुरू हो रहा है, ऐसी बात कही जाती है और इसे आज भी याद किया जाता है। ठीक है, तो इसी पर मतलब यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने मतलब यानी कि इन लोग को याद किया था, और यहाँ पर इसके बारे में, इस जयंती के बारे में बताया गया है। तो ये हो गई हमारे बिरसा मुंडा जयंती। ठीक है, अब हम अगले आर्टिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल है हमारा, जोली ग्रांट एयरपोर्ट। जोली ग्रांट एयरपोर्ट क्या है, एक्चुअली ये जो एयरपोर्ट है आपका, ठीक है, ये देहरादून का एयरपोर्ट है, इसको ही जोली ग्रांट एयरपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, और ये इसके बारे में अगर बात की जाए तो मैंने बता दिया देहरादून के एयरपोर्ट को जोली ग्रांट एयरपोर्ट कहा जाता है, और लगभग 25, ये देहरादून के साउथ ईस्ट में 25 किलोमीटर साउथ ईस्ट में लोकेटेड है, स्थित है। ठीक है, और जो इसका कॉमर्शियल ऑपरेशन यहाँ के स्टार्ट हुआ था वो 30 मार्च 2008 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और उसके बाद इट इज आल्सो नोन एज द एयर गेटवे ऑफ गढ़वाल, गढ़वाल के एयर गेटवे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और टूरिज्म, उत्तराखंड के टूरिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले अप करता है ये। इसके बारे में अगर बात की जाए तो जो इसका प्रोजेक्ट था मेन था एयरपोर्ट को एक्सपेंड करना एज एन इंटरनेशनली, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर इसे एक्सपेंड करने के लिए ये चीज किया गया। यहाँ पर जैसे साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज proposed the expansions of जोली ग्रांट एयरपोर्ट इन देहरादून। ठीक है, मतलब यानी कि यहाँ पर जोली ग्रांट जो देहरादून का आपका एयरपोर्ट था, इसके लिए एक्सटेंशन के लिए प्रपोज किया गया था। ठीक है, और जिसका एम था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से को पाना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इसका नाम आए या उसके प्राप्ति करना। ठीक है, और लगभग जो है 87 हेक्टेयर जमीन के, जो जंगल की जमीन थी। ठीक है, कौन से गांव था आपका, दोई वाला विलेज था देहरादून के जिले में, उसको टेक ओवर करना। और उसमें लगभग जो दूसरी 17.41 हेक्टेयर जो जंगल की जमीन नहीं थी, मतलब बिना जंगल वाली जो जमीन थी, उसे भी टेक ओवर करना था। इस प्रोजेक्ट में ये चीजें शामिल की गई थी। तो ये हमने देख लिया जोली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून का एयरपोर्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यशवर्धन कुमार सिन्हा। सभी जानते हैं मेरे हिसाब से इस बंदे को, इस पर्सनालिटी को। ठीक है, नाम सुना भी होगा, यशवर्धन कुमार सिन्हा। इनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और बिफोर द अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट से पहले, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर केवल आईसी के रूप में कार्यरत थे। कहां पर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से, सीआईसी में। ठीक है, कब से, जनवरी 1 से लेके जनवरी 1 2019 से लेके अब तक वहां पर कार्य कर रहे थे आईसी के रूप में, इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में। लेकिन अब इन्हें सीआईसी के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है, ऐसी बात कही जा रही है यहाँ पर। देखिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये क्या एक्चुअली आरटीआई एक्ट 2005 प्रोवाइड द फॉर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इन ईच स्टेट। आरटीआई एक्ट क्या करती है, 2005 आपको प्रोवाइड करती है, मतलब यानी कि केंद्र से संबंधित सूचना या राज्य से संबंधित सूचना, प्रत्येक राज्य में इसके लिए स्टैब्लिशमेंट की गई है। उसमें क्या है, आपको मतलब अगर आपने आरटीआई लगाई तो आपको इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करने का काम होता है इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। तो उसके जो आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो इन्हें यशवर्धन कुमार सिन्हा जी को अपॉइंट किया गया है, ऐसी बात कही जा रही है। इसके लिए एलिजिबिलिटी, योग्यता की बात कही जा रही है, तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उन्हें लॉ की एक्सपीरियंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया या एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस से संबंधित, मतलब ये सारी जानकारी उनके पास होनी चाहिए, इस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, और सीआईसी या जो आईसी है वो एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। अपॉइंटमेंट की बात करें तो ये पीएम के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद रिमूवल की बात करें तो इन्हें प्रेसिडेंट भी रिमूव कर सकते हैं, ऐसी बात कही गई है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे सीआईसी के बारे में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन।
अब है आपका इमरजेंसी रिट्राइवल सिस्टम। इमरजेंसी रिट्राइवल सिस्टम फॉर पावर लाइंस, साफ साफ पता लग रहा है पावर लाइन से मतलब इलेक्ट्रिसिटी का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, ठीक है, इसने जो है एक लेबोरेटरी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रिसर्च जो कि चेन्नई में है, ठीक है, इसका डेवलप किया है। ठीक है, एक इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी का डेवलपेशन किया है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या करेगा, किस लिए, ताकि पावर ट्रांसमिशन को क्विक उसकी रिट्राइव कर लिया जाए, तुरंत से उसे रिट्राइव कर लिया जाए, वापस उसे प्राप्त कर लीजिए। मान लो कभी आपका ट्रांसमिशन और पावर ट्रांसमिशन जो है फेल हो जाए तो उसे तुरंत एकदम से मतलब यानी कि ओवरलोड ना ले। ठीक है, और उसके रिट्राइवल करने के लिए इन्होंने एक क्या किया, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि जो ERS सिस्टम है इसे इंपोर्ट किया गया और ये जो काफी कॉस्टली है, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्या है, भारत में पहली बार इसे मैन्युफैक्चर की जा रही है, जो क्या करेगा, इंपोर्टिंग के कॉस्ट को लगभग 40% कम भी कर सकता है। ठीक है, और ERS का जो लाइट वेट है, ये ERS जो एक लाइट वेट मॉड्यूलर सिस्टम है। ठीक है, और ये क्या करेगा, पावर को तुरंत रिस्टोर कर देगा, मतलब पावर गया और उसे तुरंत रिस्टोर करने का काम जो करेगा ये आपका ERS करेगा। ठीक है, जैसे आफ्टर द कोलैप्स ऑफ, जैसे ट्रांसमिशन, मान लीजिए नेचुरल कोई आपकी क्लाइमेटीज आती है, प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, ठीक है, या फिर वॉल्केनिज हो गए, ठीक है, ज्वालामुखी का हो गया, तो ये सारे कुछ इस टाइप से होते हैं आपके। तो उस समय पावर को रिस्टोर करने का, जो एकदम से पावर को रिस्टोर करने का काम जो करेगा वो ERS के द्वारा। ठीक है, तो ERS क्या है, मैंने बताया लाइट वेट मॉड्यूलर सिस्टम है ये। ठीक है, और जो लगभग पावर को रिस्टोर कर देगा 2 से 3 दिन के अंदर ही, 2 से 3 दिन के अंदर। तो इसी के बारे में यहाँ पर ERS इमरजेंसी रिट्राइवल सिस्टम, इसके बारे में बात की गई थी। आगे चलते हैं हम लोग, आपके 2-3 टॉपिक और है। मॉनेटरी सपोर्ट टू प्राइवेट सपोर्ट एकेडमी। यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक आपका इंसेंटिवेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया है, जो क्या करेगा, मॉनेटरी सपोर्ट को लगभग 500 प्राइवेट एकेडमीज तक एक्सटेंड कर देगी। किसके द्वारा, खेलो इंडिया स्कीम के तहत। खेलो इंडिया स्कीम के तहत अगले 4 साल में 2020 से 21 के फाइनेंशियल ईयर तक के लिए बताया गया। इसमें इसमें देखा जाए तो जो भी इस मॉडल प्राइवेट एकेडमीज जो है, ठीक है, उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिफरेंशिएट किया जाएगा, अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाएगा, ताकि जो कैसे किस बिहाफ पे उनकी प्लेयर्स के अचीवमेंट, उनके प्राप्ति के जो भी प्लेयर्स जो भी अचीव कर रहे हो उस हिसाब से उन्हें कैटेगराइज किया जाएगा। यहाँ पर ये बात कही जा रही है। ठीक है, 14 प्रायोरिटी डिसिप्लिन के आइडेंटिफाई इसमें होंगे, जो कि आपके 2028 के ओलंपियाड के लिए एक्सीलेंस साबित होंगे। ठीक है, काफी बढ़िया होंगे। और ये बताया गया है इसमें कि जो इस स्कीम के तहत स्पोर्ट्स एकेडमी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो SIA है, या फिर नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन है, NSFS, ये जो है दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, और SAI जो है विल आल्सो होल्ड द डिस्कशंस विद, और SAI जो है अपने डिस्कशन को NSF के साथ होल्ड भी करेगी और कैटेगराइजेशन को इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। ठीक है, ऐसी बातें यहाँ पर बताई गई है। तो मेन तो है आपका मॉनेटरी सपोर्ट दिया जा रहा है, ताकि प्राइवेट सपोर्ट्स एकेडमीज को और आगे बढ़ाया जा सके, और इन्हें 500 प्राइवेट एकेडमीज को दिया जा रहा है, किसके तहत, खेलो इंडिया स्कीम के तहत। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा लगभग आज का लास्ट है, त्रिशान दाद चुनाव। ये क्या है आपका, एक इसके बारे में पहले देख लेते हैं। एक रिमोट ग्रुप वोल्केनिक आइसलैंड है ये, एक आइसलैंड है जो कि जहां पर लगभग वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं। ठीक है, और ये कहां पर है, साउथ अटलांटिक ओशियन में है। ठीक है, साउथ अटलांटिक ओशियन में है, और यहाँ पर ये एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, जिसका खुद का संविधान है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये जो है आपका द माउंटेन्स आर्चिपेलागो त्रिस्तान दा चुना इज द होम टू 10 ऑफ मिलियंस ऑफ सी बर्ड्स। देखिए 10 ऑफ मिलियन सी बर्ड्स और यूनिक लैंड बर्ड का ये घर है, ये बताया जा रहा है। ये भी यहाँ पे ये जो आइसलैंड है, द आइसलैंड ग्रुप इज आल्सो होम टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ गफ एंड इनसेसिबल आइसलैंड। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ गफ एंड इनसेसिबल आइलैंड का भी ये घर कहा जा सकता है, और इसमें काफी ज्यादा सीबर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसके बाद यूके ने क्या किया है, ब्लू बेल्ट प्रोग्राम को ज्वाइन किया है।
ब्लू बेल्ट प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर माइनिंग को, फिशिंग को, ठीक है, ये इस टाइप की एक्टिविटीज को अलाउडेशन उसे नहीं रहेगी। और लगभग 90% के जो वहाँ पे एक्टिविटीज, हार्मफुल एक्टिविटीज है, वो क्या होती है, जैसे कि वहाँ पे उसे रोक दिया जाएगा, जैसे कि फिशिंग को, एक्सट्रैक्शन को, डीप सी माइनिंग को, इस सब चीजों को खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये सारी बात बताई गई है। तो हमने देखा त्रिस्तान दा चिन्हा ये क्या है, ठीक है, और एक मेन है वॉल्केनिक आइसलैंड है आपके साउथ अटलांटिक ओशियन के अंदर। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, एडिटोरियल और प्लस जो भी थे, सारी चीजें हमने कवर अप कर ली है। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। वैसे आज का जो सेशन है हमारा यहीं पर एंड होता है। डेट्स ऑल।